एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था अबाउट प्रोबेबिलिटी मेथड क्या होता है। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन अ फ्लड ऑफ 200 मीटर क्यूब पर सेकंड, लेट्स से कि उसका रिकरेंस पीरियड 50 इयर्स है। ओके, यानी 50 साल में किसी भी टाइम फ्रेम पे वो फ्लड एक बार आएगा जिसका डिस्चार्ज कितना है 200 मीटर क्यूब पर सेकंड। बट अगर हमें कुछ ऐसा निकालना है कि इस फ्लड के आने का प्रोबेबिलिटी बताओ। ओके, अगर यही फ्लड 200 मीटर क्यूब पर सेकंड का जिसका रिकरेंस पीरियड 50 इयर्स है आने वाले 25 साल में 4 बार आए, ओके इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसको करने के लिए व्हाट वी यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसमें लिखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें लिखना है पहले फॉर n successive trials for n successive trials of a binomial event the probability of an event the probability of an event occurring r times occurring r times is given by is given by probability equal to ncr p to the power r q to the power n minus r। अब इसका मतलब क्या है देखो, अब हमें क्या निकालना है। लेट्स से वी हैव अ फ्लड ऑफ 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, और इसका रेकरेंस पीरियड या रिटर्न पीरियड हम मान लेते हैं दैट इज सपोज 50 इयर्स। इसका मतलब 50 साल में, ओके 50 साल में किसी भी टाइम फ्रेम पे किसी भी एक साल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/50। ओके, अब हमें ये बताना है कि यही सेम फ्लड जो कि 50 साल में एक बार आएगा ही आएगा 25 इयर्स में 3 बार आए, 3 टाइम्स। ओके, 25 इयर्स में 3 टाइम्स आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अब वो स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट पकड़ो। फॉर n सक्सेसिव ट्रायल्स ओके ऑफ अ बाइनोमियल इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट का मतलब यहां पे क्या हो रहा है? फ्लड अकरिंग आर टाइम्स, अकरिंग आर टाइम्स n सक्सेसिव ट्रायल्स। कितने ट्रायल्स ले रहे हैं? 25 साल, 25 इयर्स। मैंने आपको क्या बोला था? ये जो 25 इयर्स हैं, ओके ये जो 25 इयर्स है, ये 25 इयर्स कौन से हो सकते हैं? कोई से भी टाइम फ्रेम के हो सकते हैं 25 इयर्स। ओके, हमें पता नहीं है ये वाले कौन से 25 इयर्स रहेंगे। ओके, तो 25। अब मुझे अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे p का वैल्यू क्या है? दिस स्मॉल p, इसको स्मॉल p कर लेते हैं। इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फ्लड विल कम, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फ्लड विल कम। कितना होता है? 1/50। ओके, q का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट फ्लड विल नॉट कम, प्रोबेबिलिटी दैट फ्लड विल नॉट कम कितना हो जाएगा? 1 - p। फ्लड के आने की प्रोबेबिलिटी p है, तो फ्लड के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - p। सिंपल सा। ओके, देखो किसी भी ट्रायल में अगर मेरे पास कोई डिस्चार्ज दे रखा है 200 मीटर क्यूब पर सेकंड का जिसका रिटर्न पीरियड है फॉर एग्जांपल 50 इयर्स। ओके, अब मुझे इसमें निकालना है, आप बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कि यही फ्लड 25 साल में 3 बार आए। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 25 साल में 3 बार, 25c3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/50। आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/50 यानी 1/t, 2 होल पावर 3। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 49/50 2 होल पावर 22। ये हमारा जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा, ओके ये क्या होगा? 25 साल में 3 बार। ओके, कोई से भी रैंडम 25 इयर्स हो सकते हैं,
उसके अंदर 3 टाइम्स, ओके, उसके अंदर 3 टाइम्स, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी। ओके, दिस इज इट्स प्रोबेबिलिटी। आया समझ में कैसे हो रहा है? ओके, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें और लिखनी है। प्रोबेबिलिटी हम लिख रहे थे एनसीआर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, where p is small p is probability that flood will come, it is equal to 1 by t। q क्या है? Probability that flood will not come, this is equal to 1 minus p, or can be given as 1 minus 1 upon t। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, if r equal to 0, if r equal to 0, इसका मतलब क्या है? r equal to 0 का मतलब क्या है कि एक भी बार फ्लड नहीं आएगा, करेक्ट? एक भी बार क्या होगा, फ्लड नहीं आएगा। r इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? एक भी बार फ्लड नहीं आएगा। अब एक भी बार फ्लड नहीं आने का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी, एश्योरेंस है। अगर मैं r की जगह 0 करता हूं, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एन सी 0 पी टू द पावर 0 क्यू टू द पावर n। एन सी 0 1 होता है, पी टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? क्यू टू द पावर n। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। ओके, ये हमारे लिए क्या है? रिलायबिलिटी है। अब अगर रिस्क निकालना है, रिस्क कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क 1 माइनस रिलायबिलिटी, वेरी सिंपल, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू टू द पावर n। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, कितना हम लोग रिस्क लेने को तैयार हैं। जनरल जो रिस्क लिया जाता है दैट इज जस्ट हाउ मच, 5% के आसपास रिस्क लेते हैं हम, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेते किसी भी पार्ट में। लाइफ के कोई सा भी पार्ट होगा, रिस्क इज ऑलवेज 5%, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा रिवॉर्ड या रिलायबिलिटी वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी और चीज समझ में आएगी जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। what will be what will be the return period, what will be the return period for 1% चांस ऑफ फ्लड? बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, इतना सिंपल तो ऑब्जेक्टिव में ही आता है। व्हाट विल बी द रिटर्न पीरियड फॉर 1% चांस ऑफ फ्लड? फ्लड के आने के चांसेस कितना है? 1% है। रिटर्न पीरियड निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है? 1 अपॉन टी, 1% डिवाइड बाय टी, ऐसे टी कितना आएगा? 100 years। सिंपल सा। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। वो तो एग्जाम्पल था सिंपल सा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। what return period what return period would you adopt would you adopt in the design of a bridge in the design of a bridge if you are allowed to accept only 5% risk, only 5% risk of flood in 25 years of
expected life of bridge in 25 years of expected life of bridge. Okay, all right, देखो अब यहाँ पे what return period would you adopt in the design of a bridge if you are allowed to accept only कितना हम लोग 5% रिस्क ले रहे हैं अ फ्लड इन 25 इयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ब्रिज. ब्रिज का लाइफ पीरियड हमें दे रखा है 25 इयर्स. ब्रिज का लाइफ पीरियड कितना है 25 इयर्स. ये 25 इयर्स एक्चुअली क्या है, ये वो टाइम है जिसमें हम चाहते हैं कि फ्लड के आने के चांसेस कितने रहे, सिर्फ 5%. रिटर्न पीरियड कितना भी हो, 100 साल 200 साल कितना भी हो, हम ऐसा बोल रहे हैं जो ब्रिज का हमारा जो डिजाइन लाइफ है 25 इयर्स, उसमें फ्लड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ओनली 5%. ओके, फ्लड के आने की प्रोबेबिलिटी ओनली 5%. ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे हमारा रिस्क कितना है, 5% है. ओके, हमने रिस्क को क्या लिखा था, 1 माइनस क्यू टू द पावर एन, ये लिखा था 0.05. 1 माइनस क्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी टू द पावर एन, यही बताया था. सिंपल है, इतना टफ नहीं है. अब यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको टी का वैल्यू निकल आएगा. दिस विल बी 487.89 ईयर्स. कितना है, 487.89 ईयर्स. ओके, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं, चीजें और क्लियर होंगी. अ फ्लड of a certain magnitude a flood of a certain magnitude has a return period of 25 years. First, what is the probability of exceedance? Second है, what is the probability that this flood will occur once in next 12 years? Third, ओके चलो ठीक है, दो पार्टी हैं, तो इसे सॉल्व करना है. देखो आसान है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है. ओके देखो यहाँ पे, a flood of a certain magnitude has a return period of 25 years. कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा, मैग्नीट्यूड से हम लोगों को वैसे भी कोई बहुत खास मतलब नहीं होता है ना, हमें सिर्फ टी से मतलब है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस फ्लड विल अकर वंस इन नेक्स्ट, सॉरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस. एक्सीडेंस मतलब फ्लड 25 साल इसका रिटर्न पीरियड है, तो एक साल में मतलब कितने बार आ सकता है. ओके, तो इसका प्रोबेबिलिटी सिंपल सा क्या होता है, 1/t. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस.
दिस इज प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखेंगे आपसे, ऑफ एक्सीडेंस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड, अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस फ्लड will occur once in the next 12 years. Okay, once in next 12 years, क्या प्रोबेबिलिटी होगा? q to the power n minus r ncr, यानी 12 साल में एक बार आया। ओके, 12 साल में एक बार आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 2 होल पावर 11। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे, you'll get its value as 0.306, 0.306। ओके, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके के क्वेश्चन है, हम लोग काफी क्वेश्चंस कर लेंगे। A flood of certain magnitude has a return period of 50 years। ठीक है, रिटर्न पीरियड कितना है? 50 years। Find the probability of this flood occurring first at least once in 10 years, second two times in 10 years, once in 10 years। देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है। ओके, गेट के लेवल की क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको गेट इंजीनियर एनवायरमेंटल साइंसेज में, सिविल में, कहीं पे भी मिल सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है? अ फ्लड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड हैज अ रिटर्न पीरियड ऑफ 50 इयर्स। ठीक है, रिटर्न पीरियड कितना है? 50 इयर्स है। यहाँ पे टी लिख लेते हैं, कितना है? 50 इयर्स। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फ्लड अकरिंग फर्स्ट एट लीस्ट वंस इन 10 इयर्स। 10 साल में, ओके, 10 साल में कम से कम एक बार आए। ओके, 10 साल में कम से कम एक बार आए। हो सकता है 10 साल में एक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए, चार बार आए, कितनी भी बार आ सकता है, या दसों साल आए, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट फ्लड विल नॉट कम इन 10 इयर्स। समझ में आया होगा क्या लिखा है मैंने? मैंने ऐसे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऐसा निकाल लेते हैं कि एक भी बार फ्लड ना आए और उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? एटलीस्ट वंस की वैल्यू दे देगा हमें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज एक्चुअली योर रिलायबिलिटी। ओके, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कितना होता है? Q टू द पावर n। ओके, रिलायबिलिटी इज Q टू द पावर n। क्या आएगा यहाँ पे? Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस p टू द पावर 10। दिस कैन बी रिटन एज 1 1 अपॉन रिटर्न पीरियड इज 50 टू दी होल पावर 10। ओके, इसको सॉल्व करोगे
तो आपके पास आंसर आएगा समवेयर अराउंड 0.182। 0.182 आया समझ में? सिंपल सा है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड क्या है? 2 टाइम्स इन 10 years। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 10 से 2 आने का प्रोबेबिलिटी 1/50। 10 में से 2 बार आना चाहिए, तो नहीं आने का कितना हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है ना? 2 और 8। 2 बेसिकली इसलिए लग रहा है कि किसी 2 साल आएगा। ओके, किसी 2 साल, और ये 8 साल तक नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू आएगी 0.015। थर्ड पे आता है, वंस इन 10 years, सेम। 10 से 1 आने का प्रोबेबिलिटी, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.166। ओके, ऑलराइट, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। द वर्किंग लाइफ ऑफ अ डैम, इसको ट्राई करना खुद से। बिल्ट टू स्टोर irrigation requirement is expected to be 100 years. The spillway capacity, the spillway capacity is designed to accommodate the peak flood having a return period of 500 years. Calculate the risk of failure of dam. Dam या spillway कुछ भी लिख लो। Calculate the risk of failure. The working life of a dam built to store irrigation requirement is expected to be 100 years. Okay, 100 years. Next line में, the spillway capacity is designed to accommodate the peak flood having a return period of 500 years. मतलब रिटर्न पीरियड कितना दे रखा है? 500 years. Calculate the risk of failure of a dam. गेट के लेवल का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, एक हमें दे रखा है 100 years। ये 100 years बेसिकली क्या है? एन का वैल्यू है, डिजाइन लाइफ, रिटर्न पीरियड कितना है? 500 years। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रिस्क। ठीक है, रिस्क कितना है? हम लोगों को रिस्क निकालना है। अब रिस्क निकालने के लिए, ओके, रिस्क निकालने के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं?
हम डायरेक्टली शायद रिस्क ना निकाल पाए, ओके, या फिर अगर मैं रिस्क लिखता भी हूं तो ये किसके बराबर है, 1 - Q⁴n, कि एक भी बार फ्लड ना आए। ठीक है, कर सकते हैं। Q को हम लोग क्या लिखेंगे, आ क्या होगा समझ में, रिस्क कितना आ जाएगा, 1 - 2 होल पावर 100। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालता हूं तो दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 18.14%। ठीक है, ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, रिस्क। देख रहे हो कितना आसान है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। मैंने आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रैक्टिस अ बिट मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। मैंने आपको अवेलेबल जितने भी क्वेश्चंस है मैंने कराए हैं, ओके। अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की और जरूरत है। ये हमारे लिए था स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। नाउ नेक्स्ट वी कम टू सेकेंड पार्ट विच इज theoretical probability method, okay, also known as Gumbel's method और चाओस मेथड। नाम है, कुछ नहीं कर सकते। गंबल्स मेथड और चाओस मेथड। ठीक है, तो इसे शुरू करते हैं। इसमें लिखना है दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन sample size is small, this method is used when sample size is small and and extrapolation is required, extrapolation is required to be done, to be done over a long period of time, over a long period of time, extrapolation is to be done over a long period of time, ओके। समझना है यहां पे, जब हम एक्स्ट्रापोलेशन बोल रहे हैं, मान लो कोई एक फ्लड है, ओके, लेट्स से उसका डिस्चार्ज है 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके, रिटर्न पीरियड कितना है 50 ईयर्स। लेट्स से एक फ्लड है जिसका रिटर्न पीरियड 80 ईयर्स है और उसका डिस्चार्ज है लेट्स से 230 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, ऐसा फ्लड, ये डिस्चार्ज निकालना है जिसका रिटर्न पीरियड कितना हो, 500 ईयर्स, ओके, 500 ईयर्स। समझ में आ रहा है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 50 80 का है, 500 का है, 250 साल का हमें रिटर्न पीरियड का फ्लड निकालना है। अगर आपको 60 का बोलते कि 60 ईयर्स का आप निकाल के बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोलेशन, ओके। बट आपको इस रेंज के बाहर बोल रहा है तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रापोलेशन, ओके। इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन के लिए जो अजम्पशन लगता है कि द ग्राफ शुड बी लीनियर, लीनियर होगा तभी हमारा इंटरपोलेशन वैलिड है, करेक्ट रिजल्ट देता है। अदरवाइज अगर आप स्टिल करते हो तो आंसर्स के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्स्ट्रापोलेशन एंड दिस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। इसी में एक दो लाइंस और लिखनी है। इसमें लिखना है इफ, इफ x bar, x bar is the mean of, if x bar is the mean of hydrological data, the mean of hydrological data, and sigma, and sigma be the standard deviation, and sigma be the standard deviation, then the peak value, then the peak value of hydrological data, then the peak value of hydrological data is given by
एक्स टी इक्वल टू एक्स बार प्लस के टी इंटू सिग्मा. xt equal to x bar plus kt into sigma, where kt is frequency factor, xt is पीक फ्लड डिस्चार्ज. कैसे देंगे? हमारा पीक फ्लड डिस्चार्ज कैसा होगा? xt इक्वल टू एक्स बार प्लस kt इंटू सिग्मा. अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको ये इक्वेशन कैसे दिखेगी? दिस इज बेसिकली अ लीनियर इक्वेशन, करेक्ट? कुल मिला के आपका इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन, ओके, आप कुछ भी कर रहे हो, वेदर यू आर गोइंग फॉर इंटरपोलेशन और यू आर गोइंग फॉर एक्स्ट्रापोलेशन, आपको जो ग्राफ होना चाहिए दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. तभी आपका इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन वैलिड रिजल्ट देगा. ओके, अब देखो इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं. एक्स टी इक्वल टू एक्स बार प्लस के टी इंटू सिग्मा. ओके, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ समझो. इस तरीके से लिख रखा है. अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, ओके, ग्राफ बनाते हैं बिटवीन एक्स टी एंड सिग्मा. ओके, एक्स टी एंड सिग्मा. यहाँ पे ले लेते हैं एक्स टी और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग सिग्मा. तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा? इस तरीके से कुछ स्ट्रेट लाइन जाएगा. ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. अब चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो ग्राफ, ये सिर्फ समझाने के लिए कि स्ट्रेट लाइन होता है. ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको सारा एरियस कर देते हैं. ओके, एक्स टी इक्वल टू एक्स बार प्लस के टी इंटू सिग्मा. एक्स टी इज peak flood discharge. Okay, sigma is standard deviation, x bar is mean, average दे रखा है, kt is frequency factor. This frequency factor is given by yt minus yn bar अपॉन sn bar. ओके, ये नया टर्म आया है यहाँ पे kt. अब यहाँ पे yt का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव. नेगेटिव ln ln t अपॉन t माइनस वन, दो बार नेचुरल लॉग है. अब चाहो तो इसको ऐसे लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे. एक बार ln लिया, जो भी वैल्यू आएगी उसका वापस से ln लेना है. yn बार का जो वैल्यू होता है दैट इज फिक्स है 0.577 और sn बार दिस इज 1.2825. कितना होता है? 1.2825. अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा हो, ओके, yn बार और sn बार नहीं दे रखा हो, तब इन वैल्यूज को यूज करना है. यूज दीज वैल्यूज इफ not given in the question. Use these values if not given in the question. Okay, yn bar sn bar yt कितना हो जाएगा? माइनस ln ln t अपॉन t माइनस वन, वेयर t इज रिटर्न पीरियड. t हमारे लिए क्या है? रिटर्न पीरियड. ओके, चलो अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं. ओके, क्वेश्चन करते हैं. देखो गेट में आएगा तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा. ओके, तो वो कुछ शॉर्टकट निकाल के कुछ आसान क्वेश्चन आपको देंगे. क्वेश्चन लिखते हैं. The analysis of a 30-year flood data 30-year flood data gave mean discharge of
1200 meter cube per second and standard deviation of 650 meter cube per second. For what value of discharge would you design a structure at this point at this point so as to have 95% assurance that the structure will not fail in the next 50 years. YN बार का वैल्यू दे रखा है 0.536 और SN बार इसका वैल्यू दे रखा है 1.11238 1.11238 ठीक है। ओके, YN बार दे रखा है, SN बार दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो कि आप कुछ इससे रिलेट निकाल के कुछ सॉल्व कर सको। द एनालिसिस ऑफ अ 30-year फ्लड डेटा गिव, यहां पे इसको थोड़ा सा स्पेस बना के कर लेते हैं। यहां पे लिखते हैं गिवन डेटा, एक्स बार हमें दे रखा है 1200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सिग्मा हमें दे रखा है 650 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज वुड यू डिजाइन अ स्ट्रक्चर at this point so as to have 95% assurance that the structure will not fail in the next 50 years। अब यहाँ पे इतने सारे टाइम फ्रेम दे रखे हैं, इस 30 ईयर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 30 ईयर? 30 ईयर हमारे पास डेटा दे रखा है, ओके 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके 30 ईयर का डेटा दे रखा है। इन सब का यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्चार्ज दिया होगा, इससे हम लोगों ने मीन निकाला है कितना 1200 और इसी से स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला है 650। तो आई गेस ये 30 ईयर समझ में आ गया होगा। ओके ओके, ये 30 ईयर समझ में आ गया। अब क्या है, a structure so that the point so that to have a 95% assurance that the structure will not fail in the next 50 years। अगले 50 साल में n कितना दे रखा है 50 years, अभी तक रिटर्न पीरियड नहीं बोला है ये, दैट द स्ट्रक्चर विल नॉट फेल इन द नेक्स्ट 50 years। अगले 50 साल की बात कर रहा है कि अगले 50 साल में हमारा स्ट्रक्चर क्या करेगा, फेल नहीं करेगा। ओके, फेल नहीं करना चाहिए। तो यहां पे हम लोगों को क्या निकालना है, पीक फ्लड डिस्चार्ज, एक्स बार प्लस के टी सिग्मा। अब एक्स बार, ओके एक्स बार 1200 दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, केटी निकालना है। केटी कितना हो जाएगा माइनस वाई टी माइनस वाई एन बार अपॉन एस एन बार। वाई एन बार एस एन बार दोनों दे रखे हैं, हमें निकालना क्या है सिर्फ वाई टी। अब वाई टी क्या होगा माइनस एल एन टी अपॉन टी माइनस वन। ओके, अब टी ही नहीं है तो टी निकालना यहाँ पे हमारा टास्क है। ओके, टी कैसे निकालेंगे, रिलायबिलिटी दे रखी है 95%। ओके, 95% चांसेस है कि स्ट्रक्चर में फ्लड नहीं आएगा इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी और रिलायबिलिटी इक्वल टू क्यू टू द पावर एन। प्रोबेबिलिटी कितना है 0.95 दैट द फ्लड विल नॉट कम, 1 माइनस पी टू द पावर एन, एन कितना है यहाँ पे 50। अब पी की जगह क्या रख देते हैं 2 होल पावर 50।
तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको टी का वैल्यू निकल के आएगा कुछ 975.28 ईयर्स। 975.28 ईयर्स, ठीक है। ये टी का वैल्यू आ गया। अब सिंपल सा, बस हम लोग को क्या करना है, यहां पे टी की जगह रखना है 975.28। इसको सॉल्व करेंगे तो वाई टी आपको कुछ मिलना चाहिए 6.88। ओके, समवेयर अराउंड दिस, आसपास कुछ आएगा 6.88। अब वाई टी को उठा के यहां रखेंगे, वाई एन बार हमारे पास है, एस एन बार है, तो के टी का वैल्यू जो आपके पास आना चाहिए 5.88 के आसपास। कितना आना चाहिए? 5.88। आप लोग सॉल्व करोगे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड देन नेक्स्ट, अब सिंपल सा बस एक्स टी इक्वल टू एक्स बार प्लस के टी इंटू सिग्मा। 1200 प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4906 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, ओके, चलो। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। आपको यही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ डेटा थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ओके, डेटा स्लाइटली चेंज हो जाएगा। अब इसके आगे हमें करना है, इसी का एक एक्सटेंडेड टॉपिक है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स। ओके, कॉन्फिडेंस लिमिट्स। ऑलराइट, आ जाओ इस पे। कितनी बार क्या होता है, जो हम xt का वैल्यू निकालते हैं, ओके, द वैल्यू ऑफ xt कैलकुलेटेड माइट नॉट बी करेक्ट, उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। ओके, एरर हो सकती है, तो हम ये निकालना चाहते हैं तो किस रेंज तक का जो वैल्यू है वो करेक्ट होगा। तो इसी के बारे में कॉन्फिडेंस लिमिट है, इसमें लिखना है द वैल्यू ऑफ xt ऑब्टेन्ड, द वैल्यू ऑफ xt ऑब्टेन्ड बाय गंबल्स मेथड, the value of xt obtained by Gumbel's method can have errors, can have errors due to due to limited sample data, due to limited sample data, and hence an estimate of and hence an estimate of confidence limit, and hence an estimate of confidence limit in the value of in the value of xt is required, in the value of xt is required. Next line में, this means that xt will lie, this means that xt will lie between these, xt will lie between these confidence limits, xt will lie between these confidence limits. Next line में, for a confidence probability, for a confidence probability of c, the confidence interval of xt, the confidence interval of xt is given by, the confidence interval of xt is given by following equation. माइनस प्लस एफ सी इंटू एस ई सबस्क्रिप्ट है। ओके, वेयर एफ सी is a function of confidence probability c.
कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी सी। देखो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्टिव हो जाता है। ओके, इंजीनियरिंग सर्विसेज में फिर भी आ सकता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट गेट, तो गेट में इसके आने के चांसेस 1% या 0.5% भी नहीं है। ओके, स्टिल आई एम टेलिंग यू, एफ सी का वैल्यू, टेबल बनाना है एक, वैल्यू ऑफ एफ सी। देखो इसमें क्या क्या टर्म कैसे निकालेंगे। एक्स टी का पहले जो निकाला था, एक्स टी कैसे निकालते हैं, इस तरीके से आप xt का वैल्यू निकालोगे। अभी जो xt है इसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगी, तो उसके लिए हम दो रेंज निकालेंगे। x1 को हम क्या लिखेंगे, xt माइनस एफ सी इंटू ए सी। ओके, ये हमारा रेंज हो जाएगा, मतलब जो हमारा कॉन्फिडेंस है, ओके, कितना भी 70%, 80%, 90%, जो भी कॉन्फिडेंस है कि xt जो है इसका रेंज कहां से आ जाएगा, x1 से लेके x2 तक। ओके, x1 से लेके x2 तक। बट यहाँ पे fc का वैल्यू देख लेते हैं। 50%, 0.674, 68%, 1, 80%, 1.282, 1.648, 1.96, 2.58। ओके, आपको ये दे रखा होगा टेबल, तो याद करने की एज सच जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट दिस एस ई। ओके, दिस इज एस ई। ओके, एस सी नहीं है, ये एस ई है, एस ई। तो एस ई की बात कर लेते हैं, एस ई कैसे दिया जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें। बी सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, बी सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। अब बी क्या है, देखो थोड़ा डरना नहीं, ये आपके गेट के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा काम का नहीं है। के टी प्लस 1.1 के टी स्क्वायर, और एन क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ सैंपल डेटा। तो मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं। ओके, न्यूमेरिकल है बट वो काम का नहीं है, इसके लिए काम का नहीं है। ओके, साइज ऑफ सैंपल डेटा मतलब हमने जो क्वेश्चन किया था जिसके अंदर 30 इयर्स का हम लोगों को डेटा दे रखा था, एक्स बार था हमारा 1200 और सिग्मा कितना था 650। ओके, तो उसके लिए कैपिटल एन कितना है, 30, 30 इयर्स। कितने कितने साइज आपका आपका जो डेटा है उसका साइज क्या दे रखा है, साइज ऑफ सैंपल डेटा। ऑलराइट, और सिग्मा हमारे लिए क्या है, अगेन दिस इज वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो आपको बेसिकली जो हमने सेकंड पार्ट किया है, गंबल्स मेथड, तो गंबल्स मेथड को आपको एज सच गेट में आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, बिकॉज द क्वेश्चन विल बिकम वेरी लॉन्ग। वो आपका एप्टीट्यूड या माइंड चेक करना चाहते हैं। ओके, उसमें जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, इससे जो हमने क्वेश्चन किए हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करना है आप लोगों को, एंड देन आई गेस वी आर कंप्लीटली डन विद दिस। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन, इन सारे के ऊपर हम लोग बात करना शुरू करेंगे। ओके,